वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बोधशिला के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग यूपीपी का बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कुछ विषयों पर हम लोगों का चर्चा हुआ है। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो स्वर भेद यानी स्वर विभाजन पर, स्वर भेद पर हम लोगों की चर्चा होगी। तो मेरे बच्चों, अगर देखा जाए तो जब हम स्वर भेद की बात करते हैं तो स्वर भेद में स्वर भेद, अगर इस पर हम चर्चा करें मेरे बच्चों, तो देखेंगे कि हमारे वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं वे विविध गुण, विविध विशेषण और विविध रचनाओं से बने हुए हैं, जिन्हें आधार बना करके हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला वर्गीकरण हम करेंगे मेरे बच्चों, याद रखिएगा, पहला होगा उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। ये उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का भेद किया जाएगा। दूसरा यहीं पर हम करेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद। तदुपरांत तीसरा भेद होगा श्वास। श्वास के आधार पर स्वरों का भेद। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, हालांकि इंपॉर्टेंट ये तीनों ही हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, अभी उस पर चर्चा हम करेंगे। तदुपरांत हम लोग आएंगे चौथा भेद। चौथा भेद करेंगे हम जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का भेद। तदुपरांत पांचवा भेद करेंगे मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का भेद। छठा होगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का भेद। सातवां हम लोग यहां रखेंगे शिरोरेखा। शिरोरेखा के आधार पर स्वरों का भेद। और सातवें पर हम लोग आएंगे, आठवें पर, तो नवीनता के आधार पर। नवीनता के आधार पर स्वरों का भेद। और नौवां भेद करेंगे हम लोग प्रयोजन। प्रयोजन प्लस रचना भी इसी में आ जाएगी, के आधार पर स्वर भेद। ये इतने हमारे आधार बनेंगे मेरे बच्चों, जिन आधारों पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। साथ में किस किस आधार पर कौन कौन से प्रश्न आए हैं, या किस आधार से कौन से प्रश्न बनने की उम्मीद है, हम लोग इस सब पर भी चर्चा करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम प्रारंभ करने चल रहे हैं मेरे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का भेद। तो पहला हम लोग अब स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का भेद। उत्पत्ति के
आधार पर। स्वर भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। साहिल जरा सा देखिएगा, आपको दिख रहा है उसमें या ऊपर हो गया ज्यादा? दिख जाएगा ना पूरा? चलिए, तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर स्वर का भेद। अब ये ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, क्योंकि ये बेस बनाता है स्वरों का, उनकी जानकारी देता है, किस किस वर्ग में ये जाएंगे इसकी भी सूचना इसी टॉपिक से हो जाता है। और यहीं से आपके 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें से कि 3-4 को आना ही आना होता है। तो हम लोग इसकी बेसिक नॉलेज से लेकर के चलते हैं, एकदम शुरुआती, कहाँ से ये इनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर सवाल आता है उत्पत्ति का। तो पहले हम उत्पत्ति की ही चर्चा करने चल रहे हैं मेरे बच्चों। आप देखोगे कि जब भी हम किसी वर्ण की उत्पत्ति करते हैं या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें अ का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि कोई भी वर्ण कैसे बनता है उसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा भी किए हैं कि व्यंजन प्लस स्वर बराबर वर्ण, व्यंजन प्लस स्वर बराबर वर्ण। व्यंजन अनुच्चरित ध्वनि है, स्वर उच्चरित ध्वनि है। स्वर जब व्यंजन अनुच्चरित ध्वनि को आत्मसात करता है, वर्ण करता है, वर्ण करना आत्मसात करना, मिला लेना, चुन लेना। तो जब स्वर उच्चरित ध्वनि व्यंजन किसी अनुच्चरित ध्वनि का वर्ण करता है तो जो ध्वनि पैदा होती है उस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो मेरे बच्चों, किसी भी वर्ण के उच्चारण में स्वर का होना अनिवार्य है, बिना स्वर के वर्ण बनेगा नहीं। तो विश्व की जितनी, विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड की जितनी ध्वनियां हैं, वे ध्वनियां श्रव्य हो या अश्रव्य हो, समस्त ध्वनियों का जनक, जनरेटर, उत्पत्तिकर्ता कौन है? अ है, जो हमारे नाद में होता है। और जब ये नाद से सीधे बिना किसी अवयव को स्पर्श किए एकदम सटीक ढंग से ये बाहर आ जाते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो ध्वनि रूप में होते हैं। ये अ की ध्वनि प्रकट होती है तो ध्वनि ही तो होगी ना वो। तो याद रखना मेरे बच्चों, यही एक अ यदि अपने स्थान से ऊपर जाएगा तो मेरे बच्चों याद रखिएगा ई बनाएगा, और अपने स्थान से अगर नीचे आएगा तो ये ऊ बनाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, अ ई बन जाए या अ ऊ बन जाए? पर फैक्ट यही है, क्योंकि मेरे बच्चों अगर ध्वनि ऊपर जाएगी तो एयर प्रेशर कुछ यूं कटेगा, और नीचे आएगी एयर प्रेशर कुछ यूं कटेगा। तो जो वायुदाब का प्रभाव है उससे ध्वन्यांतर होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा साउंड इफेक्ट हो रहा है, ये साउंड इफेक्ट किससे हो रहा है? एयर प्रेशर के इफेक्ट से। यदि आप ये जो स्वर जा रहा है आपका अ, इसके साथ अगर आप भी क्रमशः चले जा रहे हैं तो अनंत तक जाएंगे तो आपको अ ही सुनाई पड़ेगा, ई नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन जहां आप स्टेबल हो गए और ध्वनि आपसे ऊपर गई, तहां ये अ आपको ई सुनाई पड़ने लगेगा। आप दीपावली वगैरह में रॉकेट जलाते हैं, देखिए उसको ध्यान से, यदि वो उड़ी यहां से सी की आवाज आएगी, लेकिन जितनी दूर जाएगी उसका ई उतना स्पष्ट होगा।
और जब ऊपर कोई बिजली कड़कती है, उसकी जब साउंड्स नीचे आते हैं तो गड़गड़ाते और फैलते आते हैं, वो सी से करके नहीं आते। तो यदि ध्वनि ऊर्ध्वगामी हुई तो इकार पैदा करती है, और ध्वनि अगर अधोगामी है तो उकार पैदा करती है। आप अपने शरीर में भी इसका प्रैक्टिकल देख सकते हो। जब आप ज्यादा खाना खाते हो तो आपको ढकार आएगी, ढकार उच्चारण के निचले भाग से आ रही है, इसलिए उसमें उकार निकलता होगा। आप ढकरते होंगे तो औ ऊ आता होगा। और जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो मस्तिष्क में होता है, आपके उच्चारण से ऊपरी हिस्से में है। इसीलिए जब आप छींकते हो तो उसमें इकार आता है, उकार नहीं आता। ढकरने में उकार है और छींकने में इकार है, ठीक है ना। तो यदि ध्वनि ऊपर जा रही है तो इकार पैदा करेगी, और नीचे आ रही है तो उकार पैदा करेगी। अब यहीं पर एक जो सबसे पहला सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, वो पहला सवाल क्या है? वो पहला सवाल है कि अ ई उ में, अ ई उ में मध्य स्वर बताइए। ये पहला सवाल है। यहां से रिलेटेड 3 सवाल आते हैं। इस पॉइंट से, जो पॉइंट आपके सामने अभी मैंने रखा है, इस पॉइंट से रिलेटेड 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न उसका क्या है कि अ ई उ में मध्य स्वर बताइए। अब अगर इस हिसाब से बच्चे देखते हैं तो मध्य स्वर किसको बताते हैं? ई को। लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर देखोगे तो आपका प्रश्न एकदम साफ है, आंसर भी एकदम क्लियर है कि मध्य स्वर कौन है? अ। ठीक है, मध्य स्वर किसको कहेंगे हम? अ को। ये मध्य स्वर है, ये अग्र स्वर है। ये सवाल आप अपने प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं, 20 बार पूछा होगा। और ये क्या है? ये पश्च स्वर है। अब यहां से 3 सवाल हैं जो आपके सामने हैं कि अ ई उ में मध्य स्वर बताइए, तो मध्य स्वर अ है। फिर यही ध्वनि ऊपर गई, इकार बनी, यानी अग्रस्वर हो गई। यही ध्वनि नीचे आ रही है तो उकार बन रही, जो पश्च स्वर हो गई। ठीक, अब हम आते हैं इनकी व्यवस्था पर। मेरे बच्चों, अगर इनको देखा जाए गौर से तो इनके नाम क्या क्या हैं? पहला नाम इनका पड़ता है मूल स्वर। मूल स्वर। अब इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? इसके 2 रीजन हैं। मूल स्वर कहने के 2 रीजन हैं, 2 कारण हैं। पहला कि ये प्रकृति प्रदत्त जिस रूप में हमें प्राप्त हुए, ये आज भी अपने उसी रूप में हैं। इनकी ध्वनियों में हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई ध्वन्यांतर नहीं किया। ये यथावत अनादिकाल से अद्यतन ज्यों के त्यों है। तो एक कारण तो है ये कि हम इनको मूल स्वर कहते हैं। दूसरा कारण है कि हमारे पास कुल स्वरों की संख्या 11 है। कुल स्वर कितने हैं? 11। 11 में से 3 हमको स्वर के रूप में मिल गए, बचे कितने? 8। 8 में से एक क्या है? आगत है, यानी बचे 7। एक तो आगत में चला गया। तो अब ये जो 7 स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 के 7 स्वर इन्हीं स्वरों से बने हैं। तो चूंकि 7 स्वरों का कारण ये 3 स्वर हैं, इसलिए हम इनको मूल स्वर कहते हैं। बाकी ये जो 7 बनेंगे, ये प्रायोजित स्वर कहलाएंगे। अ ई उ के योग से ही बनते हैं, अतः ये प्रायोजिक या संयुक्त स्वर भी हम कह सकते हैं। तो अब इस नाते इनको हम मूल स्वर कहते हैं। दोनों रीजन आपके सामने कि ज्यों के त्यों आज भी विद्यमान है, और शेष सारे के सारे स्वर इन्हीं से बनते हैं,
इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। अब अगर इनका मात्रा देखी जाए तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, ह्रस्व। तो इनको हम ह्रस्व मात्रिक भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में समय का हमारा जो मात्रा है, अनुपात है, वो सबसे छोटा लगता है, इसलिए ह्रस्व। ह्रस्व माने छोटा। ये जो ह्रस्व मात्रा होती है ये एक का मान रखती है, इसलिए हम इनको एक मात्रिक के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक, ठीक बच्चों। तो मूल स्वर हो गए, ह्रस्व मात्रिक हो गए, और इनको हम एक मात्रिक कहते हैं। चूंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए हम इनको लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। लघु स्वर। अब इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 3 है। ये आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 हमारे पास मूल स्वर आए। अब यहाँ पर एक आपके सामने बात आ सकती है, या कोई कह सकता है, या आपकी जितनी किताबें हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं कि मूल स्वरों की संख्या तो 4 दिखाई गई है, अ, ई, उ, री। मेरे बच्चों, इसमें री कहीं आ रहा है? ठीक। अगर हम इसको प्रत्याहार में देखें तो भी री इसके प्रत्याहार में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रत्याहार कैसे बन रहा है, तो कह रहे हैं कि अ, ई, उ, उड़ा, री, रिक, क। तो देखो री रिक में आ रहा है और ये अण में आ रहा है, ठीक है। ये अण है, साफ साफ बता रहे, और ये रिक है। दोनों के प्रत्याहार भिन्न है गुरु, इसको आप देख सकते हैं। तो ये मूल स्वर में आ ही नहीं रहे। तीसरा कि अगर री हम मूल स्वर मान लें तो क्या हिंदी के र को हम अर्ध स्वर मानते हैं क्या? नहीं मानते, क्योंकि अर्ध स्वरों की संख्या 2 ही मानते हैं, या और वह। क्योंकि जो ई से बना या, ऊ से बना व, री हमारे में है ये नहीं है, इसलिए री को हम, इनको र को अर्ध स्वर नहीं मानते, हटा देते। और अगर री अर्ध स्वर होता तो र, अरे री अगर स्वर होता, स्वर में हम काउंट करते उसे, तो निश्चित तौर से र भी अर्ध स्वर होता। इसके अलावा आप हिंदी निदेशालय की कुछ प्रमाणित वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, देवनागरी लिपि की प्रमाणित वर्णमाला, आप उसमें भी देखोगे तो वहाँ पर भी री को आगत माना गया है, री को मूल स्वर में नहीं माना गया। तो इस नाते एक कन्फ्यूजन अपने मस्तिष्क से आप निकाल दें कि मूल स्वरों की संख्या 4 है। नहीं, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 हो सकती है। ह्रस्व स्वर 3 ये हैं, और ये री को भी हम छोटी री को ही मान करके चलते हैं, इसलिए ये भी मात्रा के दृष्टि से, मात्रा के आधार पर 4 है स्वर, उत्पत्ति या मूल स्वर के आधार पर 3 ही होंगे। यहां आप कन्फर्म रहिएगा। अब आगे चलते हैं। हमने देखा उत्पत्ति चल रही है अभी हमारी, तो उत्पत्ति में हमने देखा कि 3 स्वर तो हमको गॉड गिफ्टेड हैं, जिनके बनावट के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं किए हैं, बल्कि वो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त होकर के मिला है। शेष जितने भी स्वर आएंगे वे सारे के सारे स्वर हमारे और आपके द्वारा बनाए गए हैं। अब बनाने के 3 पद्धतियां हमने अपनाया। पहली पद्धति जो हम अपनाए हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसको कहते हैं हम मात्रा वृद्धि। मात्रा वृद्धि। इसके बाद जो अपनाए हैं उसको कहते हैं विजातीय मेल। उसके बाद जो अपनाए हैं वो है हमारा स्वर वृद्धि।
ध्यान दीजिएगा, स्वर वृद्धि। ये जो मात्रा वृद्धि देख रहे हैं मेरे बाबू, तो मात्रा वृद्धि जो है वो किस स्वर को बनाती है? तो ये दीर्घ स्वर बनाती है, दीर्घ स्वर। विजातीय मेल से कौन से स्वर बनते हैं? तो गुण स्वर बनते हैं। अब स्वर वृद्धि से कौन से स्वर बनते हैं? तो वृद्धि स्वर बनते हैं। अब हम इन्हीं पर चर्चा करें, क्योंकि ये सारे के सारे अगर ध्यान से देखोगे तो अब यहां से जितने भी स्वर हमें प्राप्त होंगे वो कौन से होंगे? तो प्रायोजित होंगे, प्रायोजित। ये प्रायोजित स्वर बनेंगे। हम इसमें 3 मॉडिफिकेशन करेंगे, मात्रा वृद्धि, विजातीय मेल और स्वर वृद्धि। अब आते हैं मूल स्वर पर। मूल स्वर हमारा यहां पर देख रहे हैं मेरे बच्चों 3 है। अब इसमें पहला मात्रा वृद्धि करेंगे, तो ये मात्रा वृद्धि किसके आधार पर होगी? तो स्वजातीय मेल के आधार पर होगी। क्या होगी ये? स्वजातीय मेल। अब इसकी संधि क्या होगी? तो दीर्घ संधि होगी। जिस स्वर से जो स्वर पैदा, जिस संधि से जो स्वर पैदा होता है उसका नाम उसके संधि के आधार पर होता है। तो दीर्घ संधि से पैदा होंगे। दीर्घ संधि क्या कहती है? अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के वर्ण जब अपने समान स्वर में मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे। यानी यहां पर आपको ई है, हमने यहां पर भी ई कर दिया, प्लस कर दिया। यहां अ है, हमने यहां पर भी अ कर दिया, प्लस कर दिया। यहां ऊ है, हमने यहां पर भी ऊ कर दिया, ये प्लस हो गया। तो ऊ प्लस ऊ, अ प्लस अ, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएंगे? ये बड़ी ई। ये क्या हो जाएंगे? बड़ा आ। ये क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ। अब इनकी संख्या आपके सामने आ गई। ये कैसे मिले हमको? मात्रा वृद्धि से। ये एक मात्रिक है और ये क्या हो जाएंगे? ये द्विमात्रिक हो जाएंगे, द्विमात्रिक। ठीक है। इनकी मात्रा एक खड़ी पाई है, इनकी मात्रा अंग्रेजी के एस की तरह है, जिसको आप संस्कृत का पूर्व रूप कहते हैं। तो ये मात्रा वृद्धि स्वर है, दीर्घ संधि से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका नाम दीर्घ है। ठीक। इनकी प्रक्रिया क्या है? स्वजातीय मेल है। अक सवर्णे दीर्घ, अ से मिला आ बना, ई से मिला ई बना, ऊ से मिला ऊ बना। तो स्वजातीय मेल किया हमने। स्वजातीय मेल करने से क्या हुआ? कई मात्रा की वृद्धि हुई। यानी अ एक मात्रिक है, अ ये भी एक मात्रिक है, तो एक मात्रिक प्लस एक मात्रिक बराबर द्विमात्रिक। इस प्रकार से हमको ये 3 और मिल गए हमें। अब हमारे पास स्वर कितने हो गए मेरे बच्चों? 6। अगला अब हम करने चल रहे हैं क्या? विजातीय मेल। यहां स्वजातीय मेल था, अ से मिला, ई से मिला, ऊ से मिला। अब हम विजातीय मेल करेंगे। जब हम विजातीय मेल करेंगे मेरे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि इस विजातीय मेल में हमारे पास जो स्वर आएंगे, जैसे अ है, इस अ को मैं इस ई से जोड़ दूं तो क्या बनेगा? ये ए बनेगा। इस अ को अगर मैं ऊ से जोड़ दूं तो ओ बनेगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि अ प्लस ई बराबर ए और अ प्लस ऊ बराबर ओ। ये हमारा बच्चों गुण संधि आ गई। अब अगर इनको गौर से देखोगे तो ये श्रीमान जी क्या कहलाएंगे? जानते हो? ये विजातीय योग कहलाएंगे।
और इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। उ से जुड़ा ओ बना, ई से जुड़ा ए बना। यहाँ क्या है? यहाँ अ से जुड़ा है, ई से जुड़ा है, उ से जुड़ा है, स्वजातीय मेल है यहाँ, और यहाँ विजातीय मेल है। ठीक है, इसी को गुण स्वर कहते हैं, क्योंकि गुण संधि के द्वारा पैदा होते हैं। आद गुण या अदेंग गुण, इनकी आप सूत्र देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास 3 3 6 2 8 स्वर हो गए। अब हम अगले स्वर की बात करते हैं मेरे बच्चों, आप लोगों को। उसमें क्या है? स्वर वृद्धि। अब हम मात्रा की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, हम स्वर की वृद्धि करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब स्वर का नाम आए तो स्वर में सिर्फ अ आता है, ई और उ नहीं आता, केवल अ आएगा। यहां पर भी अगर जैसे मान लो आपसे प्रश्न किया कि स्वर प्लस गुण बराबर, क्वेश्चन कर दिया, तो यहां स्वर का मतलब केवल अ होगा, ई और उ नहीं होगा। तो स्वर प्लस गुण बराबर वृद्धि होगा। वही मैं अभी आपके सामने करने चल रहा हूं। तो यहां स्वर की वृद्धि करेंगे, स्वर वृद्धि है। अब ये स्वर वृद्धि कैसे करेंगे? तो जरा सा मेरे बच्चों बताइएगा, इस ए में अ है कि नहीं? इस ए में अ ई मिल करके ए बना। इस ए में पहले से एक अ है, अब हम इसमें एक अ और जोड़ने चल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? आए। ये कैसे जुड़ रहे हैं? तो हम यहां पर दिखा रहे हैं, अ प्लस ए बराबर आए, अ प्लस ए बराबर आए। पहले एक अ इसमें है ही है, एक अ हम इसमें और जोड़ दिए, यही वृद्धि है। वृद्धि का मतलब पैदा करना तो होता नहीं बेटा। वृद्धि का मतलब कि जो है उसी का विस्तार, जो है उसी का विस्तार। तो क्या है? तो ए में स्वर है, फिर हमने क्या किया? उसका विस्तार किया, यानी उसमें एक स्वर और जोड़ दिया, तो क्या हो गया? वृद्धि स्वर हो गया। अ प्लस ए बराबर आए, यह वृद्धि संधि भी है। ठीक इसी तरह से इस ओ में एक अ हम और ला करके जोड़ दें, तो ए श्रीमान जी क्या बन जाएंगे? आओ बन जाएंगे। ठीक है, ए भी कैसे बन रहे हैं? तो हम यहां दिखा सकते हैं कि अ प्लस ओ बराबर आओ। तो अब ये जो हमारे पास 2 और स्वर आए, ये कौन से हैं? तो ये वृद्धि स्वर है, क्योंकि इसमें हमने वृद्धि का स्वर किया, अरे स्वर की वृद्धि किया। इनकी संख्या कितनी है? 2। अब जोड़ लो मेरे बच्चों, 3 ये रहे, 3 6 2 8 और 2 10। ये 10 स्वर आपके पास हुए, जिसमें से कि हम अगर प्रयोजन के आधार पर इनका भेद करेंगे तो 2 भेद हुए। क्या? मूल स्वर और प्रायोजित स्वर। मूल स्वर और प्रायोजित स्वर। प्रायोजित स्वर कितने हैं? तो 3 हैं। ठीक है, कौन कौन? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यौगिक कहलाएंगे। गुण और वृद्धि जुड़ेगा तो यौगिक होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहां 2 ही भेद होगा, प्रायोजित के 2 ही भेद होंगे, एक दीर्घ स्वर, दूसरा यौगिक स्वर। अब यौगिक स्वर भी 2 हो जाएंगे, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। अब हमारे पास जो बचा खुचा है श्रीमान जी, अब वो श्रीमान जी को हम पकड़ते हैं कि वो श्रीमान जी कौन है। तो श्रीमान जी हैं आगत। ये आगत स्वर है। इस आगत स्वर में कौन आएगा? तो इस आगत स्वर में री आता है। ये छोटी री है और ये बड़ी री है, तो बड़ी री का कोई विधान अब नहीं रह गया, इसलिए छोटी री को ही मानक में रखते, इनकी संख्या 1 है।
अब आपके सामने 11 के 11 स्वरों की उत्पत्ति हो गई मेरे बच्चों। ठीक है, ये आपके जो उत्पत्ति हुए हैं ये श्रीमान जी आपके क्या हैं, मूल स्वर। ये आपके प्रायोजित स्वर हैं। प्रायोजित स्वरों की संख्या आप गिन सकते हैं, 3 और 4, 7। ये 7 है। मूल स्वर कितने हैं, 3 हैं। और ये श्रीमान जी आगत, ये 1 है। अब ऐसे भी आप इनको जोड़ सकते हो। तो जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर का भेद है वो आपके सामने है मेरे बच्चों। अब यहां पर देखना है कि इनमें प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो पहला तो तरीका ये है मेरे बच्चों कि स्वर दे करके उसका नाम पूछ देंगे। जैसे मान लो कि आपको दे दिए आओ, ओ, औ तथा री, ये दे दिए। अब इसमें वो पूछेंगे कि निम्न में वृद्ध स्वर माना गया है, तो वृद्ध स्वर कौन है भैया, औ है, टिक लगा देंगे। या निम्न में मूल स्वर माना गया, या ह्रस्व स्वर माना गया, या लघु स्वर माना गया, या एक मात्रिक स्वर माना गया है, तब करेंगे क्या, अ को। ये जितने विशेषता हम लिखे हैं, हर विशेषता को इंगित करते हुए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका है कि कुल वृद्ध स्वरों की संख्या मानी गई है, या कुल गुण स्वरों की संख्या मानी गई है, या कुल दीर्घ स्वरों की संख्या मानी गई है। इस तरह से भी सवाल आपके सामने आएंगे। फिर सवाल उसमें बदलेगा कि स्वजातीय मेल से उत्पन्न स्वर माने गए हैं, स्वजातीय मेल स्वर माना गया है, या निम्नलिखित में स्वजातीय स्वर है, बड़ा आ, आई, ओ और ए। अब इसमें अगर आपको पता है कि स्वजातीय सेम टाइप ऑफ साउंड्स को मिलाना स्वजातीय है, तो अ प्लस अ जुड़ेगा तभी स्वजातीय होगा, ई प्लस ई जुड़ेगा तो स्वजातीय होगी, उ प्लस उ जुड़ेगा तो स्वजातीय होगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ सकता है विजातीय मेल से उत्पन्न स्वर माने गए हैं, फिर आपको कोई संख्या दे देगा। ठीक है, संख्या दे सकेगा 2, 4, 6, 8, ये भी दे सकता है, या कोई स्वर दे देगा, 4 स्वर दे देंगे, उसमें आपसे विकल्प के रूप में पूछेंगे। तो अगर आपको पता है कि विजातीय स्वर यानी गुण स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं, उनकी संख्या 2 होती है, और वो कौन कौन है, ए और ओ हैं, तो आप वहां पर भी आसानी से टिक लगा सकते हैं। और जितना प्रश्न हमने आपसे बताया मेरे बच्चों, आप उसको अपने प्रैक्टिस सेट में देखिए। मैं दावा करता हूं अगर आपके प्रैक्टिस सेट में 20 सेट होंगे, तो 20 सेट में जितना मैंने प्रश्न किया है, ये प्रश्न कम से कम 8 बार आए होंगे, 8 से 10 बार आए होंगे। आप मिला करके प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो, किसी का भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, ये सारी चीजें आपसे 8 से 10 बार टकराएंगी, जो यहां पर हमने आपको प्रश्न दिया। तब इस तरह से मेरे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर हमारा जो स्वर का भेद है वो पूरा हुआ, उनका पूरा कंसेप्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इस पर अगर आपका कोई सवाल बनता हो, कोई प्रश्न आपकी जिज्ञासा होगी, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हर संभव उसका जवाब देने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। ठीक बच्चों, और एक आग्रह और करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपके जो अन्य भाई हैं जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँची है, तो वहाँ तक इनका आप शेयर कर दीजिए, ताकि उन ज़रूरतमंदों को भी ये चीज़ें प्राप्त हों। उससे आपको एक तो पुण्य लाभ मिलेगा, और दूसरे जिस संस्था से आप पढ़ रहे हो उस संस्था का भी थोड़ा हित हो जाएगा, उसका भी प्रचार प्रसार हो जाएगा। ठीक मेरे बच्चों, तो इसी अपेक्षा के साथ आज की क्लास को मैं विराम दे रहा हूँ। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।